तो भाई चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। आपने मुझे ये बताना है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये जो थीटा गामा साइन कोसाइन पढ़ाते हैं ये यूज़ कहाँ होता है। तो भाई इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, मगर हमने इस तरह पढ़ा ही नहीं होता है कि हम उसे यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप उसे यूज़ कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। यकीन मानो एक ये चैप्टर की वीडियो देख लेते हो ना, ये थोड़ी वीडियो बड़ी लगेगी लेकिन अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आप किसी को आराम से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आपको आ जाएगी, आपके लिए ई कैट आसान हो जाएगा, आपके लिए जो है आगे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। याद रखना इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार बार कह रहा हूँ, फिर कहूँगा, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर नोट्स बना रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। देखो मैं भी नोट्स बनाता हूँ अपने खुद से पढ़कर। ठीक है, तो याद रखना जो बच्चा नोट्स बना रहा है उसका एडमिशन होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं हर चैप्टर के, और जो नहीं बना रहा सोच रहा है नहीं मैं क्लियर कर लूँगा, तो बेटा मुश्किल हो सकती है। थोड़ा सा टीचर की बात मानो, नोट्स बनाओ। ठीक है, देखो फिर फ़ायदा नहीं हुआ फिर बोलना, सही। तो और एक और बात, अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहो ई कैट के तो उसकी फ़ीस है 4,500 रुपये पूरे साल के लिए। ठीक है, इस फीस में आपको MCQs बुक्स तमाम सब्जेक्ट की, लेक्चर्स और इसके अलावा टेस्ट, डेली टेस्ट और सब कुछ मिलेगा ग्रुप के अंदर। तो नहीं ऐड हो जाओ, यकीन मानो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज के जो टॉपिक हैं वो बराबर में चल रहे हैं तो उसे आप देखते रहना। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये तो कोई ज़बरदस्त डेफिनेशन नहीं हुई ना, ये तो इसमें तो मज़ा भी नहीं आया, पता ही नहीं चला ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले तो ये याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री कोई अलग से चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जब भी तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है आपको। अच्छा, आप ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम ख़ास तौर पे साइड्स, ठीक है, जो हमारे पास ट्राइंगल होता है ना उसकी साइड्स और जो एंगल बन रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं। क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? देखो बस ये दो बातें याद रखो, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अभी क्लियर होगी आपके सामने। आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ये देखो, देखो 3 पॉइंट बना लो, 3 पॉइंट बना लो और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन पे बनाओ। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपके पास 90 का हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल आपके पास 90 का हो। तो देखो ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 का है। अब इसी ट्राइंगल के साइड्स को स्टडी कर रहे हो, ये साइड्स हैं, ठीक है, ये साइड्स हैं, ये ABC, इसको आप लिखते हो स्मॉल a, इसको लिखते हो आप C, इसको लिखते हो आप B। ठीक है, तो ये साइड्स हैं। इसी ट्राइंगल की स्टडी को, इस ट्राइंगल की साइड्स की स्टडीज़, इस ट्राइंगल के एंगल की स्टडीज़, ठीक है, इसे अल्फ़ा कह लो, इसे अल्फ़ा कह लो, इसे बीटा कह लो, इसे गामा कह लो। इस ट्राइंगल के साइड की स्टडीज़, इस ट्राइंगल के एंगल की स्टडीज़, उनके दरमियान रिलेशन की स्टडीज़, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या आज से पहले ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पता थी? हाँ, शायद ये पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री साइन कोसाइन ये सब होता है, मगर अब याद रखना ज़िंदगी भर ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर आप एक ट्राइंगल और ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, तो इसमें जो आप क्या स्टडी कर रहे होते हो, इसमें आप ट्राइंगल की साइड्स को स्टडी कर रहे होते हो, यानी साइड्स की लेंथ कितनी है, साइड्स के एंगल क्या बन रहे हैं दो साइड्स के दरमियान, और इनका आपस में रिलेशन क्या है ये पढ़ते हो। अब देखो आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी सीखा होगा, आपने ये भी सीखा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करूँगा तो तीनों एंगल मिलके 180 बनाएंगे। आपने ये भी सीखा होगा कि A से B तक का डिस्टेंस कैसे निकालें, मगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन नहीं सीखी होगी। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ही नहीं होती आपके कोर्स का, जबकि लिखा हुआ होता है, वो पूछी नहीं जाती ना, इसलिए सिखाते नहीं है। तो आप सीख लो, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। अब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, यकीन मानो आप बोलोगे अच्छा ये ऐसे होता था। चलो करते हैं, फील लेते हैं, कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स,
ठीक है, डेट स्टडीज, जिसमें स्टडी करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स, एंगल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है या एंगल की वैल्यू क्या है, साइड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ट्राइंगल के, और ख़ास तौर पे इसमें हम रखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसका एक एंगल 90 का हो, ठीक है, देखो यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब कैसे रिलेशनशिप पढ़ोगे, रिलेशनशिप को स्टडी कैसे करोगे, ठीक है, तो रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साइड का दूसरी साइड, एक एंगल का दूसरे एंगल से क्या रिलेशन है। तो अब आपके पास आ जाता है इट मीन, तो ट्राइंगल में हमारे पास आ जाते हैं रेशोस। देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये कुछ नहीं है, ये जस्ट रेशोस हैं, साइड्स के रेशोस हैं। क्या है याद रखना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रेशोस हैं। भाई देखो रेशोस से क्या मुराद है, देखो मैं इस वाले एंगल को स्टडी कर रहा हूँ अल्फा को, ठीक है, मैं इस अल्फा को ना, इस अल्फा को अभी थीटा कह के कॉल करूँगा, याद रखना इस अल्फा को थीटा कह के कॉल करूँगा। तो ये ए वाली साइड, ये वाला, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ना, मेरा ये वाला एंगल मेन एंगल है, ये मेरा रेफरेंस है, इसी को लेकर मैं सारी स्टडी करूँगा। एक बात बताओ, आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, कैसे करते हो, पहले एक पॉइंट को ए फिक्स कर लेते हो ना, उसके बाद जहाँ तक भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कर लेते हो, है ना, इंची टेप लेते हो, पहले एक पॉइंट पर रखते हो फिर आगे जाते हो, यानी रेफरेंस लेना पड़ता है, एक चीज़ को रेफरेंस बनाना पड़ता है, उसकी रिस्पेक्ट से दूसरे को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से आप कितना दूर हो, मेरे से ये बोट कितना दूर है, अलग अलग डिस्टेंस है ना, रेफरेंस क्या हुआ मैं, बात समझो। इसी तरह से ये हमारा मेन हो गया एंगल, सही है। अब याद रखना भाई देखो, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहते आए हो, मगर इसे कहते हैं अपोजिट। अपोजिट क्यों, अपोजिट टू एंगल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपोजिट टू एंगल। तो याद रखना इसे क्या कहते हैं, अच्छा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, अपोजिट, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। बेशक आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सही पढ़ा है, मगर ये इसका क्राइटेरिया नहीं है कि हम इसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहते हैं, हमें क्या पता परपेंडिकुलर है या नहीं। तो एंगल के अपोजिट याद रखना हमेशा। अभी तो आपको सिंपल सिंपल ट्राइंगल यूं नजर आ रहा है देखने में कि यार ये राइट एंगल है, ये भी हो सकती है परपेंडिकुलर, ये भी हो सकती है परपेंडिकुलर। आपका रेफरेंस क्या है, आपका रेफरेंस ये है, ये ए है, ए आपका रेफरेंस है, तो इसके अपोजिट अगर मैं ये रेफरेंस ले लेता तो ये परपेंडिकुलर बन जाती, सही है। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, चाहे ये वाला एंगल लो या ये वाला लो। लेकिन अगर आपने ये वाला एंगल रख कर स्टडी करी तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये वाला एंगल रख के स्टडी करी तो ये परपेंडिकुलर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि एंगल के अपोजिट, जिस एंगल को आप स्टडी कर रहे हो उसके अपोजिट जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, सही है, परपेंडिकुलर। सारी चीज़ स्टडी करेंगे, ए से जेड तक चलेंगे, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, एंगल के एडजेसेंट, एंगल के एडजेसेंट जो है वो है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, सॉरी एंगल के एडजेसेंट जो है वो है बेस, मैंने हाइपोटेन्यूज बोल दिया गलती से। एंगल के एडजेसेंट जो है वो है आपके पास बेस। क्या है फिर बता रहा हूं, जो एंगल आप लेकर स्टडी कर रहे हो उसके अपोजिट है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल जो आप रख के स्टडी कर रहे हो उसके साथ जो है, यानी एडजेसेंट, साथ का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट ना, नियर, वो है आपके पास बेस, 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 दो बार पढ़ लो। अच्छा, अब परपेंडिकुलर पता चल गई, बेस पता चल गई, तो तीसरी जो बचती है वो बचती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो, आई होप ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। NUSC होता है, ठीक है, SE, सही है, समझ में आ गई। अब याद रहेगी ज़िंदगी भर, किसी को पढ़ा सकते हो, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ सर। अच्छा, अब आ गए, अब हमें ये चीज़ें पता चल गई, एक एक करके सब पता चल रहा है आपको। उसके बाद अब हमारे सामने काम आ जाता है, अब हम कुछ चीज़ों को पढ़ें जो फिक्स हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रेशोस को, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेशोस को, रेशोस को। रेशोस में सबसे पहले ये तो राशन लिख दिया रेशोस को। अच्छा, रेशोस में सबसे पहले जो चीज़ है आपके पास वो क्या होती है,
वो होती है साइन। ठीक है, साइन थीटा। मैंने कहा ना मैं इसको रख के स्टडी कर रहा हूँ, तो इसे मैंने अल्फा नहीं कहा, थीटा का, याद रखना, क्योंकि इसको अमूमन थीटा कहा जाता है जनरल टर्म में, तो इसलिए मैंने थीटा कह लिया। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, कोई गलत नहीं पढ़ा। मगर मैंने क्या बताया? परपेंडिकुलर क्या है? एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल। वो साइड जो आपके एंगल के अपोजिट बनी हुई है, यानी सामने बनी हुई है, सामने सामने। तो ये क्या हो गई? अपोजिट, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज। अब देखो, आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बिल्कुल सही है, मैंने बताया ना, अपोजिट ही परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। चलो, बात समझ आ गई मेरी, बात क्लियर हो गई? कोई मुश्किल चीज़, कोई परेशानी नहीं। साइन क्या होता है याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ है कि साइन क्या होता है। देखो, फिक्स कर दिया ना मैंने ये चीज़ फिक्स कर दी कि यार 100 मीटर है, सॉरी 1 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर होंगे, ये चीज़ मैंने फिक्स कर दी। 100 किलोमीटर है तो कितने मीटर होंगे, ये चीज़ फिक्स है। तो इसी तरह से ये भी चीज़ फिक्स है कि साइन जो है, साइन थीटा जो है, वो रेशो होता है किसका? अपोजिट साइड एंगल के, यानी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज का। उसके बाद जो फेमस एंगल हमारे पास आता है, अच्छा देखो, वैसे तो इसे हम साइन बोलते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं SIN, ई नहीं लगाते, ठीक है। तो कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? जस्ट कॉस, शॉर्ट कर देते हैं। और थीटा तो थीटा ही है। अच्छा, ये क्या है? एडजेसेंट, एडजेसेंट और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखना, यहीं से सारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कोई बड़े लेवल पे जाओगे, पहले यहीं से चलो, ठीक है। अब देखो, अच्छा रियल वर्ल्ड की एग्जांपल भी बताता हूँ, इसको ज़रा रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से लिंक कर देता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो भाई, ये चांद है, ये आप वाला चांद नहीं है, ये रियल चांद है। ये चांद है, ये आप हो। बस मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे ज़रा चांद से लेकर आप तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है ये बता दो। चांद से लेकर आप तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है ये बता दो। कर सकते हो कैलकुलेट? कर सकते हो? चलो, कुछ कंडीशन देता हूँ, कर दोगे। कुछ कंडीशन देता हूँ, कर लोगे कैलकुलेट। देखो, मैं आपको दो कंडीशनें दे देता हूँ कि भाई ये आप ए पर हो, ये बी है, ये सी है। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर। हो गई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब कर लोगे? ए से लेके बी तक का ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे ना? आपको बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज पता लगानी है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आप से लेकर चांद तक का कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज से कैलकुलेट हो जाएगी। सही है? समझ में आ गई बात? चलो, देखा, आ गई ना रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब एंगल वगैरह मेजर करने के, चांद का और आपके दरमियान क्या एंगल बन रहा है ये भी पता चल सकता है। तो आपने उस लेवल पे पढ़ा नहीं है कि आप इसको रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सको। अब किसी इंसान को किसी इंसान को डिस्टेंस मेजर करना है अपना और चांद का, तो क्या वो इंची टेप यूँ खींचता चांद तक लेके जाएगा? नहीं, वो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके पता कर लेगा। जो काम करने में सालों लग जाए, ज़िंदगी लग जाए, वही काम जस्ट एक कॉपी पेंसिल से हो जाए। बस यही तालीम है जो आपको नहीं कराई जाती, फील नहीं कराया जाता आपको पढ़ाते वक्त। शायद मैंने भी यही गलती करी हो पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैंने भी आपको पेपर के लिए सॉल्व करा दिया, मगर अब मैं अपनी गलती को ठीक कर रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट के फील लगा रहा हूँ। चलो, अब आगे चलते हैं। देखो, साइन और कोसाइन हो गए, ठीक है। एक और फेमस एंगल है, वो है हमारे पास टेन। इसको लिख लो अपने पास, सब लिखना, भूलना मत जिंदगी भर। एक और हमारे पास एंगल है टेन। वैसे तो टेंजेंट होता है, लेकिन जस्ट हम टेन कहते हैं। ये कुछ नहीं होता, ये जस्ट रेशो होता है आपके पास साइन का और कोसाइन का। ये खुद रेशो होता है किसका? साइन थीटा का और कॉस थीटा का, ठीक है। देखो, अगर मैं साइन और कॉस को वहां पर रखूं तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक है। अगर मैं सिंपल अल्फाजों में कहूं, अपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर, एडजेसेंट क्या है? बेस। तो ये क्या बना?
बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पढ़ा होगा ना आपने। चलो अब इसके बाद आते हैं सेक का, कॉस का और कॉट का। सबसे पहले कॉट पढ़ लेते हैं। याद रखना कॉट कुछ नहीं है, इसी का उलट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। सेक कुछ नहीं है, सेक जो है वो उलट होता है आपके पास किसका, सेक उलट होता है कॉस का। कॉस का उलट करूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट। ठीक है, तो ये एडजेसेंट हो गया, बल्कि मैं ए को हर जगह स्मॉल लिखता हुआ आ रहा हूँ, ए को कैपिटल लिखो, यहाँ भी मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, ए कैपिटल करो। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास h अपॉन बी। अच्छा, कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या हो गया आपके पास, कॉसेक थीटा साइन का उलट, तो साइन का उलट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय अपोजिट। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रहेंगे जिंदगी पर ये 6 मेन जो है वो आपके यूज होते हैं। अच्छा, बुक नंबर का पेज नंबर बता देता हूँ, इसे वेरीफाई भी कर लो ताकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा भी हो जाए। पेज नंबर है पेज नंबर है 292, फर्स्ट ईयर की बुक का पेज नंबर 292 देखना, ये आपको मिल जाएगा। अपोजिट बाइट हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट डिवाइड हाइपोटेन्यूस, और 10 क्या है, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, और कॉट क्या है, उसका उलट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अगर मैं कहूँ तो एडजेसेंट डिवाइड अपोजिट, और सेक क्या है, सेक है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, और कॉसेक है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय अपोजिट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट का फील आ गया। चलो अब एक चीज हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी यहीं पे बता देता हूं ताकि आसान हो जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। अच्छा, एक मिनट बस, मैं एक चीज़ और देख लूँ। अच्छा, अब हम इसी के साथ स्टडी कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से जो है वो लिंक करता है। उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही। अच्छा देखो, साइन कोसाइन टेन आपने इस तरह तो पढ़े हैं, लेकिन एक और तरीके से भी इसे आपने पढ़ा होगा, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देख लो ताकि ना क्लियर हो जाए बात। यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, थोड़ा छोटा छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पाइथागोरस बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के उन्होंने ही ये थ्योरम दिया था, तो इसीलिए उनके नाम पर ये थ्योरम है, और ये बहुत अर्लीस्ट थ्योरम है। ठीक है, THEOREM थ्योरम। ये थ्योरम यकीन मानो इसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है साइंस में, जैसे कि किसी बिरयानी में चावल हेल्प करता है बनने में। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थ्योरम है। ये थ्योरम हमेशा आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, कोई भी इंसान फिजिशियन या फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता जब तक वो पाइथागोरस थ्योरम को ना पढ़ ले। आपको बिल्कुल अर्ली लेवल का थ्योरम पढ़ाया जाता है, इसके आपको जो है वो थ्योरम्स भी पढ़ाए गए हैं, मतलब प्रूफ करना भी सिखाया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, और याद रखना पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, यानी ये कहता है थ्योरम कि अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे लेकर चांद तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का कहा। क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 का स्क्वायर होगा ना, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 आपके पास हो गया 8। अब 8 का आपने लेना होगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं चाहिए। समझ गए बात। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है वो डील कर रहा होता है। तो इस थ्योरम को याद रखना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो अब आ जाओ, एक रिलेशन पढ़ लो, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, ये पढ़ लो, उसके बाद आपको बातें क्लियर कर दूंगा मैं सारी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स।
ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम क्या होगा, आप बोलोगे सर अलग अलग हो सकता है। गलत, ये कभी भी अलग नहीं होगा। अगर कोई चीज ट्रायंगल है तो कैसे पता चल रही होगी, उसके 3 एंगल होंगे, 3 साइड्स होगी। देखो ना, ए बी सी, ये 3 साइड्स हो गई, और ये कॉर्नर है, ये मैंने ए बी सी जो है कॉर्नर बनाया, स्मॉल ए बी सी साइड्स को कहा है। अल्फा बीटा गामा ये एंगल है। तो हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जो तीनों एंगल का सम है वो ऑलमोस्ट 180 आएगा, हमेशा करके याद रखना। तो इन लिख लो, ट्रायंगल 3 एंगल्स सम इज 180। देखो, आप कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत एरर कर दो तो ऐसा हो सकता है 179 आ रहा हो या 181 आ रहा हो, लेकिन आएगा 180 ही, करीब करीब 180। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं ये कर दूं तो ये 180 के बराबर होगा। अब इस फॉर्मूले की मदद से देखो, ये 2 फॉर्मूले जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। देखो, मैंने आपको बीटा बता दिया, बीटा कितना दिया हुआ है, बीटा कितना दिया हुआ है 90। अगर मैं आपको गामा कह दूं, गामा आपको दिया हुआ है 50, तो अब आप मुझे अल्फा बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, ये गामा है, ठीक है, आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। आपको गामा पता है, गामा कितने का है 50 का, बीटा कितने का है 90 का, तो अल्फा कितने का है ये कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अल्फा कितने का है, ठीक है, अल्फा कितने का है कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। ये रिलेशंस याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। अच्छा, अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो बिल्कुल ही कोई गलत चीज़ लिख दी आपने, साइन थीटा इक्वल टू एक्स या साइन थीटा इक्वल टू वाई। कुछ भी पढ़ा होगा, एक्स भी पढ़ा होगा, वाई भी पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा सकते हो, पढ़ाने वाले जो है वो आपको पढ़ा सकते हैं। तो कैसे पढ़ोगे, चलो टेंशन नहीं लो, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा ना तो आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। पढ़ा भी दूंगा, करके भी दिखा दूंगा। चलो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स से ज़्यादा आपने ना साइन थीटा इक्वल टू वाई पढ़ा होगा, एक्स नहीं होता वाई होता, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू वाई, अब ये कैसे बना, ये मैं बताता हूँ ये कैसे बना। चलो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई ना, क्योंकि ये सारा आगे जाके लिंक करेगा। तो ये थ्योरम वगैरह सब समझ में आ गया, कोसाइन कोसाइन ये सब समझ आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो करा रहा हूँ लिखते रहो। अगर आगे की चीज़ें समझने के चक्कर में बैठे हुए हो और ये नहीं समझ रहे तो यकीन मानो नहीं समझ आता कि क्या पढ़ा था, कभी भी समझ नहीं आता। मुझे ज़िंदगी में समझ नहीं आया कि ये क्या है जब तक मैंने ये ट्रायंगल नहीं पढ़ा। तो ट्रायंगल पढ़ लो, बाकी सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। कभी कभार हम क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर वही नहीं पढ़ते जो स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो बात सुनो और समझो, आपके पास एक ये मौजूद है एक्सिस, मतलब ये मौजूद है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया। देखो, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ ना तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है। वो एक्स एक्सिस है, यानी जो भी वैल्यू है उसे एक्स कहेंगे, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, अब मैं इस पे बनाता हूँ सर्कल, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद चीज़ों को समझ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। सही है, आपके पास ये एक मौजूद है एक्सिस सिस्टम मौजूद था आपके पास, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद था, और फिर उस पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा हो गया, लेकिन आप बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करना, ठीक है। अभी साइन वाई कैसे निकल कर आएगा इसमें ये समझते हैं। मैंने क्या किया, ये आप पढ़ चुके हो, ये आप उसमें पढ़ चुके हो कि ऑक्सीलेशन वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी, ठीक है। समझो आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर आ गया ए पर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, रेडियस। लेकिन जो रेडियस है वो 1 है, जो रेडियस है वो 1 है, और रेडियस ही हाइपोटेन्यूज बनेगा। अभी समझ आ जाएगी बात, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो ये, इसकी अगर मैंने शेडो गिराई तो वो यहाँ पर आई, तो ये ड्रॉ हो गया। तो ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। देखो भाई, ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक आओगे तो वाई होगा, अगर आप यहाँ पर भी हो तो भी ये वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वाई बनेगा।
ये लो यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x बनेगा। तो ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालूंगा? इस पॉइंट को मैं a बोल रहा हूँ, चलो इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ, आप p देखो हो। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो ये पॉइंट यानी मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है यार, अपनी लोकेशन बतानी है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं ये बोलूँगा यार मैं x में 5 मीटर पर हूँ, y में 6 मीटर पर हूँ। तो जो भी बंदा होगा वो चेक करेगा भाई x में 5 मीटर, y में 6 मीटर, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा मेरे तक। अब बना क्या? बेसिकली ब्लू कलर से क्या बना? ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा बना? यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पर जो है वो थीटा, तो साइन थीटा क्या बना? y। एंगल अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी y। देखो ना ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना परपेंडिकुलर यानी y। और उसमें क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ना। हाइपोटेन्यूस क्या है भाई? ये अगर एडजेसेंट है, ये अगर अपोजिट है, तो ये होगी आपके पास हाइपोटेन्यूस। लेकिन देखो हाइपोटेन्यूस क्या लिखी हुई है? हाइपोटेन्यूस लिखी हुई है आपके पास r, और r कितनी है आपके पास? 1। तो बचकर क्या निकला? साइन थीटा इक्वल टू y। समझ में आए कैसे सम हुआ? समझ में आई ना बात? ये साइन y कैसे निकल कर आया? तो ये साइन y इसीलिए निकल कर आया कि हाइपोटेन्यूस 1 थी, और वो 1 कैसे थी वो बात क्लियर हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब ज़रा कॉस बता दो। अभी इन्हीं सबको जो है वो इसके लिए लिख लेते हैं। तो कॉस बता दो। कॉस क्या होता है? x अपॉन, ये देखो एडजेसेंट क्या है? x और h, तो x अपॉन r, x अपॉन 1, तो कॉस थीटा क्या निकल कर आया? x। तो साइन y कॉस x, तो tan क्या हुआ? tan इन दोनों का रेशो होता है जो कि होगा y अपॉन x। कॉट क्या हुआ? कॉट इसका उलट होता है जो कि होगा x अपॉन y। और सेक क्या हुआ? सेक थीटा, एक मिनट, वो देखो सेक थीटा क्या हुआ? सेक थीटा क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस क्या है? 1, और x बेस क्या है? x। याद रखना बेस x है, ये लो लिख लो। बेस जो है वो आपके पास x है, जो कि आपको समझ में आ रही है। परपेंडिकुलर आपके पास y है। बेस क्या है? एडजेसेंट। परपेंडिकुलर क्या है? अपोजिट। तो उसके बाद क्या आता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या हुआ? 1 अपॉन y। ये लो x y, ये भी पढ़ा होगा आपने, है ना? इस तरह से पढ़ा होगा, तो इस तरह से समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये रियल वर्ल्ड में कहाँ होता है? मैं बता देता हूँ रियल वर्ल्ड में कहाँ होता है। समझो, तसव्वुर करो आपके पास एक चीज़ जो है वो एक सर्कल में घूम रही है। समझो एक चीज़ सर्कल में, समझ लो आपका पंखा है। पंखे के ऊपर आप क्या करो? एक कोने के ऊपर लगा दो एक बल्ब लगा दो। उस बल्ब की मोशन को नीचे देखो, उसकी बल्ब की मोशन को नीचे देखो। उस बल्ब की मोशन का जो शेडो है वो क्या कर रहा होगा? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। मगर अगर उसका शेडो देखूं तो वो सर्कल बना रहा होगा। अब मैं क्या करूं? सेंटर ले लूं और सेंटर से ये पॉइंट्स बना लूं, तो ये मुख्तलिफ कैलकुलेशंस मैं कर सकता हूं। समझ में आया ना रियल वर्ल्ड में कहाँ पर है? रियल वर्ल्ड में बहुत जगह पे मौजूद है, बस मसला ये है हम पढ़ते ही उस तरह नहीं है कि हम इस्तेमाल कर सकें इसे। समझ में आ गई ये बात? यही इसकी जान थी, यही इसकी बेसिक थी, यहीं पे हमारे को सारा डाउट क्लियर होना था। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आगे बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ से आगे भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बहुत सारे एंगल्स चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं, देखो टिग्नोमेट्री तो हमने समझ ली, टिग्नोमेट्री तो हमने समझ ली कि टिग्नोमेट्री क्या होती है। अब ये चैप्टर किस पे था? ये चैप्टर सिर्फ टिग्नोमेट्री नहीं थी, ये चैप्टर क्या था? आइडेंटिटीज ऑफ सम। यानी अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है कि अगर ये एंगल मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाए, या ये एंगल मेरे पास अल्फा माइनस बीटा हो जाए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ, या इधर कहीं पुट कर दूँ, या अल्फा माइनस बीटा यहाँ कहीं पुट कर दूँ, तो फिर उस सिचुएशन में मेरे पास आखिर क्या बनेगा? उस सिचुएशन में मुझे क्या मिलेगा? हमने ये चीज़ पढ़नी है। बेशक टिग्नोमेट्री समझनी थी, वो इंपॉर्टेंट थी, उसी से अब आगे चलना है हमें मज़ीद। चलो अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब बस ऐसा है कि मैं आपको एंगल्स वगैरह पढ़ाऊँगा, उससे बात समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा। अच्छा, एक फार्मूला लिख लो, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अभी आगे आपके पास आएगा भी। P1 P2 और ये इस तरह से, ये याद आ रहा है? ये क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ये समझ में आ रहा है कुछ? ये डिस्टेंस फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल P1 ये है, P2 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो यहाँ पर आपको पता है ना x क्या है, यहाँ पर x2 होगा और y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखो ना, जो वैल्यू यहाँ पर x की आ रही होगी वही y की आ रही होगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी। देखो आप बोलोगे सर ये तो पता चल रहा है ना y है, ये तो हमें पता है y है, ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाली x की वैल्यू क्या है, समझ लो 5, तो यहाँ भी तो 5 ही होगी x की वैल्यू, तो ये तो हिस्सा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y आ जाएगा क्योंकि y2 0 है। समझ में आई बात? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ y। तो थोड़ा समझो कि मैं समझा क्या रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये सारा इसको लिख लेना है डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ लिख लो डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलो अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपके पास जो है वो फार्मूलास लिख रहा हूँ, उसको समझ लो, उसके बाद फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट अब वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जिन पर ये चैप्टर बेसिकली डिपेंड कर रहा है। अगर दो एंगल का सम हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, देखो नाम में ही वाज़ेह है ना, आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंसेस, मैंने बता भी दिया था पहले। तो अब जब अगर दो एंगल सम हो रहे होंगे, यानी थीटा जो है ना, देखो कुछ नहीं है, जस्ट थीटा आपके पास यहाँ है अल्फा माइनस बीटा। अब कैसे ट्रीट करोगे, अब क्या करोगे, साइन के साथ, कोसाइन के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ। तो अब यहाँ पर आप ये आइडेंटिटीज यूज़ करोगे। जब भी आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर साल इससे रिलेटेड एक दो सवाल मुझे नज़र आए हैं MD कैट ई कैट में, और फर्स्ट ईयर का तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में तो सीधे सीधे सवालात पूछे जाते हैं शॉर्ट में। आपसे कहा गया है बच्चों अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करोगे। आइडेंटिटी यानी कह लो फॉर्मूला, एक फिक्स कंडीशन होती है ये। यानी अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा है, अब देखो ये भी उसी तरह बना है, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से बना है कि आपके पास सर्कल था, सर्कल के अंदर पॉइंट्स थे, दो एंगल्स थे, उसी से बना है। लेकिन यहाँ मैं इसे डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रखने में मुश्किल ना हो। ये सब लिख लो बोर्ड अपने पास, ये यूज होगा आगे आपके पास। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ कोसाइन, अब आपके पास है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो याद रखना कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ये डेरिवेशन के थ्रू निकाला गया। अब डेरिवेशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वरना ज़रूर करा देता, इसीलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव होकर निकला है, डायरेक्ट नहीं आ गया, ड्राइव होकर आया। लेकिन अब याद रख लो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, देखो अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब अगर कंडीशन उलट हो जाए, यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। एक याद रख लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। और ये मैंने अपने टाइम पे भी 6 के 6 फॉर्मूले ये याद किए थे, दो कॉस के थे, दो साइन के थे, दो टेन के थे, और इससे बहुत सारे MCQs मेरे निकल जाते थे। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, आपने ये पढ़ा था ना कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर प्लस हो जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब एक कंडीशन याद रखो, कॉस की कंडीशन है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन क्या होता है कि मैं इसको अगर एंगल के साथ माइनस देता हूं ना, तो ये उसको पॉजिटिव करके देता है। कैसे, ज़रा सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुट किया यहाँ रख लेते हैं, मैंने पुट किया कॉस माइनस 90, तो ये कॉस माइनस 90 नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, कॉस 90। कैलकुलेटर से भी करके देख लो, आप कॉस के साथ माइनस लगाओ एंगल में, आओ मैं करके दिखाता हूँ, चाहे माइनस लगाओ प्लस लगाओ चीज़ सेम मिलेगी, चाहे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अपने पास कैलकुलेटर में कर लेना, इसको डिग्री में रखना। ठीक है, देखो कॉस माइनस 45 क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2/2 पॉजिटिव में। लेकिन अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं तो भी वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस के साथ अगर एंगल में माइनस है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, बिकॉज कॉस इज अ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या है, यानी जब आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव निकल कर आएगा। आप रख के देख लो, मुख्तलिफ एंगल रख लो, आप 10, 30, 40, 50, 60, 90 जो भी रखना है रख लो, वो माइनस को पॉजिटिव कर देगा खुद ही। साइन ऐसा नहीं करेगा। साइन में अगर आपने एंगल माइनस में डाला तो साइन उस माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाऊं
साइन माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत पूछी जा रही होती है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं याद कराने पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं π/2 और बीटा को। यानी आपको क्या करना है, आपको कॉस में यहाँ पर, चाहे यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, जहाँ आप जैसे आपकी मर्जी हो। मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो बुक के मुताबिक करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको बुक जैसा हो जाए, ताकि आपको बात समझ आ जाए। 1 मिनट बस, जस्ट बुक ओपन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। असल में मैंने भी ना बुक इधर सेव करके रखी हुई है, तो 1 मिनट जस्ट बुक ओपन हो जाए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। जब तक आप ये फॉर्मूले जो है ना याद रख लो, अपने पास इन फॉर्मूलों को लिख लो ताकि आपको याद रहे। हाँ, आ गई बुक, आ गई हमारी। अच्छा, अब कॉस को मैं पॉजिटिव में भी रख के सॉल्व कर सकता हूँ, नेगेटिव में भी रख के सॉल्व सकता हूँ। ये डिपेंड मुझ पे करता है, चाहे यहाँ मैं पॉजिटिव में रख लूँ या नेगेटिव में रख लूँ। तो मैं पहले करता हूँ नेगेटिव में रख लेता हूँ, क्योंकि नेगेटिव का पहले दिया हुआ था ना, ताकि नेगेटिव वाला आ जाए हमारे सामने आंसर। अच्छा, ये आ गया। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको निकाल लूँ ताकि आप लोगों को ना वहीं से इसे करवाऊँ जहाँ से बुक में दिया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ बुक वाली चीज़ें आपको करा दूँ ना, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, अब नेगेटिव में करके देखते हैं, इधर रख के देखते हैं, इधर रख के देखते हैं। मेरे पास जो है वो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है, सही है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है। अब अल्फ़ा मेरे पास क्या है, π/2, और बीटा मेरे पास क्या है, जस्ट बीटा। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा, अब मैं इसे बदल देता हूं। मेरे पास आ गया कॉस π/2 माइनस बीटा, ये मेरे पास आ गया। तो अब ये चेक करते हैं कि ये चीज़ सॉल्व होने के बाद क्या बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो गया, π/2। देखो अल्फ़ा क्या है मेरे पास, π/2, और बीटा तो बीटा ही है, बीटा का तो कोई मसला नहीं है। साइन को भी कर लो, π/2 और साइन बीटा। देखो आप सब बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि cos π/2 इक्वल टू 0 होता है। ये 0 हो गया, ये 0 हुआ तो cos बीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये 0 हो गया। प्लस ये 1 होता है, ये 1, तो साइन बीटा आ गया आपके पास। तो आंसर क्या आया, cos π/2 माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, ये आंसर है। वेरीफाई कर लो। अब इसी चीज़ को पॉजिटिव में करके देख लो, इसी चीज़ को पॉजिटिव में करके देख लो, फिर भी सेम ही चीज़ निकल, नहीं फिर माइनस में निकल कर आएगा, माइनस। यहाँ पर अब आपका काम क्या है कि आप पॉजिटिव में करके देखो, ठीक है। अब आपका काम क्या है, cos π/2 प्लस बीटा, इसका मुझे बताओ क्या आएगा, इसका मुझे बताओ, ठीक है। देखो 2 तो मैंने बता दिए, अब 1 मैंने बता दिया, 1 आप बताओ। चलो अब आ जाते हैं साइन की तरफ, लॉ ऑफ साइन की तरफ। देखो साइन का बहुत सिंपल है, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। कॉस में तो उलट हो रहा था ना, यहाँ नहीं होगा। पहले ये याद रख लो, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी पहले साइन के साथ अल्फा आ रहा है, फिर कॉस के साथ, फिर कॉस के साथ अल्फा आ रहा है, साइन के साथ बीटा। अच्छा, अब माइनस का करना है, यहाँ माइनस आ गया तो जस्ट यहाँ पे जो प्लस है उसे माइनस कर दोगे, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, अब इस साइन 15 को ज़रा सॉल्व करो। आप लोग पहले कोशिश करो वीडियो रोक कर, फिर मैं थोड़ी देर में आपको कराता हूँ एलाइट एंगल के बाद, सही है, मैं कराऊंगा, ऐसे टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब टेन का कर लेते हैं, टेंजेंट का। तो देखो अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये भी मतलब डेरिवेशन के जरिए से आया है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। देखो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस। अब उलट हो जाए या माइनस हो जाए, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आएगा। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे प्लस, इसी तरह दिमाग में रखता है। अच्छा, अब कॉट के लिए आ गया है तो कॉट के लिए भी सेम है, बस ये उलट हो गया। देखो यही चीज़ उलट हो गई है, ये ऊपर आ गया वो नीचे चला गया, बस इसको अलग से याद रखो। बल्कि कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, और फिर माइनस के लिए भी देख लो। तो ये 8 हो गए, बल्कि 2
दो 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 8 हो गए। वैसे तो 6 मेन इंपॉर्टेंट है, 2 ये मजीद भी पूछ लिए जाते हैं कॉर्ड वाले। कॉर्ड वाले अक्सर इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बच्चे से इग्नोर कर देते हैं, तो आप कॉर्ड वाले याद रखना। कॉर्ड वाले मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, याद रखना है। अच्छा, व्हाट इज एलाइट एंगल। अब इसके बाद फिर मैं ये कराऊंगा आपको sin 15। देखो एलाइट एंगल आपके पास वो होते हैं कि आप 90 के साथ, 180 के साथ, 270 के साथ, 360। अब ये एंगल क्यों लिए, ज़रा ये सुनो। इन एंगल को लेने की वजह क्या है। देखो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर ये बनाया। अब यहाँ क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है 90, यहाँ क्या होता है 180, यहाँ क्या होता है 270, और यहाँ क्या हुआ 360 इस पॉइंट पे यहाँ। तो ये एंगल इसलिए लिए जाते हैं 90, 180, 270, 360 के, क्योंकि इसके बाद हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना वो 25% कवर हो जाती है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 25% कवर हो गया, फिर यहाँ से लेकर 25, 50%, फिर यहाँ से लेकर दोबारा 25 कवर हो गया, 25%, 25% और 25%। ठीक है, ये 2 हिस्सों में 25% हो गया, 4 हिस्सों में। तो ये एलाइट एंगल हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जब हम 25% अपना सर्कल कवर कर रहे हैं तो काम क्या हो रहा है। देखो यहाँ से लेकर 25% कवर किया 90 बना, फिर अगेन 25 कवर किया 180 बना, फिर अगेन 25 कवर किया तो 270, फिर अगेन कवर किया 360। अच्छा, अब इन एंगल्स में हम ऐड करते हैं एंगल को, यानी हमारे पास हमने क्या किया, हमने जो है वो 90 के अंदर या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया अपने एंगल को। 90 के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर या तो यहाँ पुट कर लिया, यहाँ पुट कर लिया, या यहाँ पुट करके चेक किया कि फिर हमारे पास क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है। सही, एलाइट एंगल में हम क्या करते हैं, याद रख लो आसान अल्फाजों में, कि इसके अंदर हम 90 में, 180 में, 270 में या 360 में ऐड करते हैं अपने एंगल को या सब्ट्रैक्ट, और फिर चेक करते हैं कि रेशोस क्या आ रहे हैं, साइन के रेशो क्या आ रहा है, कॉस का रेशो क्या आ रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एंगल लेने की वजह क्या है, 90, 180, 270, 360, क्योंकि यहाँ पर हम 25% कवर कर जाते हैं अपने सर्कल को। ठीक है, अगर 0 से लेकर 90 जा रहे हो तो 25। तो देखो ये बात लिखी हुई है, एलाइट एंगल आर एंगल डेट एड अप, जिसमें ऐड किया जा रहा होता है 90, 180, 270, 360 अपने एंगल को। ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी हाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के क्या, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फॉर एग्जांपल मैं ये चेक करूंगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा। अब कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसे निकालना, ये रहे आपके पास, ये रही आइडेंटिटीज, ये रहे आपके पास फॉर्मूलाज, आप निकाल लो साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा। ऐसे ही देख के पहचान लो कि साइन थीटा नहीं, साइन थीटा नहीं, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला ऐसा 0 हो जाएगा, सिर्फ आएगा आपके पास कॉस थीटा बचेगा, सिर्फ करके देख लो, इधर रखो देखो तो कॉस थीटा बचेगा सिर्फ, और इधर भी कॉस थीटा। तो यही चीज़ यहाँ बताना था। इसी तरह आप 10 में भी रख सकते हो, आप ये भी रख सकते हो 180 थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरह फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब जो है हम पढ़ते हैं साइन 15 क्या होगा, साइन 15 कैसे होगा। अब देखो डायरेक्ट साइन 15 आप नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेटर से तो कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, मगर विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि बोर्ड में ये विदाउट कैलकुलेटर पूछा जाता है आपसे, कैलकुलेटर के साथ नहीं पूछा जाता। विदाउट कैलकुलेटर कैसे होगा, देखो विदाउट कैलकुलेटर ऐसे होगा, आप कोई 2 ऐसे एंगल लोगे जो आप इजीली निकाल सकते हो, जैसे कि 60 माइनस 45। मैं इसको बना लूँ क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन 15 इज इक्वल टू 60 माइनस 45। अगर मैं 60 माइनस 45 करूँगा तो यही चीज़ आएगी ना, ये आएगी। देखो मुझे ये पता है कि साइन 60 क्या है, ये बच्चों को याद होता है साइन 60 क्या है और साइन 45 क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होती हैं वैल्यूज़, साइन 60, साइन 45, साइन 90, इसकी वैल्यूज़ बच्चे याद करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसान एंगल होते हैं, ये बार बार आ रहे होते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसे साइन 60 माइनस साइन 45 कर लिया। अब मैं ये लगा सकता हूँ यहाँ पर, है ना, तो लगा देते हैं कि साइन 60 माइनस 45 क्या किसके बराबर होगा, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 60, और कॉस बीटा, बीटा यानी 45, फिर कॉस अल्फ़ा और फिर साइन बीटा 45।
अच्छा आ जाओ कैलकुलेट कर लो। अच्छा अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे तो मैं कैलकुलेटर से ही करूँगा क्योंकि मैं तो साइन 60 एक मिनट, साइन 60 होता है 1/2, 1/2, ठीक है। अब इस तरह, बल्कि साइन 60 1/2 नहीं होता, कॉस 45 1/2 होता है। साइन 60 तो होता है √3/2, इसको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा अब cos 45 क्या होता है? अब आप बोलोगे डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे? देखो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ये खोल के बताना है, इस तरह करना है। एक मिनट, cos 45 आता है आपके पास √2/2। अच्छा cos 60 तो वही 1/2 होता है, cos 60 होता है आपके पास 1/2। साइन 45 आपके पास होता है, एक 45 ऐसा एंगल है, चाहे वो साइन में हो कोसाइन में हो, सेम आता है। देखो जो cos 45 आया वही साइन 45 आया, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे ले चलते हैं, वहाँ जगह नहीं है, इधर करते हैं। तो यही छोटी छोटी सी इसकी कैलकुलेशंस हैं, इसे आपने याद रखना है ताकि फिर आगे जब आप इसको करो तो आपको मुश्किल ना हो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ही आसान ही है। अच्छा चलो यह मैं आपको करा रहा हूँ ना, तो आपको याद रहेगी बात। पूरा चैप्टर ना इसी पे डिपेंड कर रहा है, ये जो रेशियोज है ना इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। पूरे चैप्टर्स में रेशियोज ही दिए मैं। चलो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो उसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखा जाएगा, साइन 60 - 45 इक्वल टू, तो √2 और √2 और √3 और ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। फिर माइनस √2 और ये 4 हो गया, सही है। देखो ये भी देखो ना, 2 × 2 4, 2 × 2 4। अब आगे कर लेते हैं, साइन 60 - 45। तो देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, एक मिनट रुको ज़रा, √2 और √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। सही, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। देखो यहाँ भी √2 वहाँ भी √2, तो साइन 60 - 45 √2 कॉमन निकल गया, √3 - 1 और ये 4 आ गया। अच्छा अब आप इधर एक काम कर सकते हो कि √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, √2 मल्टीप्लाई, क्योंकि तो कोई थोड़ा सा ना आसान नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, तो √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो देखो तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसा है। देखो वैसे तो ये मुझे खोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता होगा क्यों हो रहा है ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 × 2 हो जाएगा। अक्सर ना इस तरह की कैलकुलेशन मुझे बड़ी खोल के बतानी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, तो जस्ट 2 बचेगा, तो साइन 60 - 45, तो ये बच गया 2, तो ये हो गया आपके पास 3 - 1 और ये आ गया आपके पास 4 √2, तो ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो कितना बचा आपके पास, साइन 60 - 45 इक्वल टू √3 - 1 2 √2। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, मुझे इतना इसको खींचना चाहिए था नहीं ना, लेकिन ये इधर नहीं छोड़ सकता था मैं इसे, इसको आगे कर सकते थे। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे मैं तो करा देता हूँ आपको भी यहीं पे। देखो ये जो अभी तक हमने जितना भी करा ना, ये मेन था, ये सिस्टम मेन था। अब हमारा ना अगला आता है क्वाड्रेंट सिस्टम और हाफ ऑफ एंगल, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम और हाफ ऑफ एंगल मैं आपको कराता हूँ, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहीं तक मैं इस हिस्से को करता हूँ, फिर अगला हिस्सा अपलोड करता हूँ। तो स्टूडेंट अब जो है
मज़ीद आगे चलते हैं और एंगल अभी तक आप क्या कर रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो, अब आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल कैसे होगा, सिंपल है, जो अल्फ़ा हो वही बीटा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा रखो सेम, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस थीटा। देखो जो वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या रखो, अब आपके पास जो एंगल है या तो डबल होगा, या तो हाफ होगा, या तो ट्रिपल होगा। यहाँ देखो डबल है, यहाँ देखो हाफ है, यहाँ देखो ट्रिपल है। अब देखो डबल बनेगा कैसे, ज़रा ये सुनो। डबल बनाना तो बहुत सिंपल है कि जो वैल्यू अल्फ़ा की है वही वैल्यू बीटा की हो। तो अल्फ़ा बीटा यानी थीटा थीटा, तो क्या हो गया, 2 थीटा। अब इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा सेम, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई मुश्किल नहीं है, आपने काम करो, मेरी बस एक बात मानो कि यहाँ पर थीटा थीटा रख के देखो, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो कैसे बना, वो इस फॉर्मूले की मदद से बना। ये जो आपने पढ़ी थी ना आइडेंटिटी सम वाली, इसकी मदद से बना, डिफरेंस वाली नहीं। डिफरेंस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डिफरेंस से नहीं आएगा। अब अगर कॉस 2 थीटा हो जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और कॉस 2 थीटा ये भी हो सकता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आप पीछे जो मैंने पढ़ाया ना अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे करके चेक कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चौथा फॉर्मूला क्या हो गया, वो tan के लिए आ गया, tan 2 थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद हाफ में पहला फॉर्मूला ये हो गया साइन थीटा अपॉन 2 होल रेडिकल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ये मैंने भी फॉर्मूला अपने टाइम पे याद रखे थे, और ये फॉर्मूले मैं ग्रुप में भी भेज चुका हूँ पूरी शीट बनाकर, तो वो वहाँ पे भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। तो कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस होल रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अच्छा, tan थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, tan थीटा अपॉन 2 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब उस ट्रिपल के लिए ये हो गया साइन 3 थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 मतलब क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा, तो 3 tan थीटा। बेसिकली मैं कुछ कर नहीं रहा, पढ़ ही रहा हूँ। ये अब फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद रखने होंगे। अब इसमें मैं क्या समझाऊँ, अब इसका समझाने का तो यही है कि मैं एक फॉर्मूले को ड्रॉ करूँ फिर समझाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इतने सारे फॉर्मूले हैं ना, तो इन्हें याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहो इनकी एक्सप्लेनेशन ये कैसे ड्राइव हो तो ये बुक में मौजूद है। अब समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले समझो आपके पास आ गई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट बनेगा। ये x कोऑर्डिनेट, ये x में नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये y में नेगेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे बताओ x और y की वैल्यू क्या है। पहले ट्रिग्नोमेट्री से बाद में देखेंगे, पहले सिंपल x और y में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर x भी पॉजिटिव आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि देखो x भी पॉजिटिव एक्सिस है, y भी पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखो ना x नेगेटिव x में चल रहे हो आप, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर आपके पास x और y दोनों नेगेटिव आएंगे, x नेगेटिव y नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो x आप नेगेटिव में हो, इस तरफ देखो x नेगेटिव में हो, x नेगेटिव में हो, y पॉजिटिव में, y भी नेगेटिव में हो। अब इधर आ जाओ, x तो पॉजिटिव में है मगर y में नेगेटिव चलेगा। ये 0 है ना, 0 के बाद देखो, 0 के बाद क्या है, x नेगेटिव, तो इसलिए x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो यहां पर y नेगेटिव। देखो x तो क्या है, पॉजिटिव है, 0 से उस तरफ जाओ, 0 से दूसरी तरफ जाओ तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव। अच्छा, ये अभी आपने सिंपल एल्जेब्रिक में देख लिए। अब आओ साइन और कोसाइन में देखते हैं। देखो यहां पर तमाम रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा भी पॉजिटिव आएगा, यानी जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू सारी होगी सब में। और कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा। कॉसेक को ना मैं पूरा नहीं लिख, बल्कि पूरे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। सेक भी पॉजिटिव आएगा और कॉसेक थीटा सब पॉजिटिव होंगे, सारे एंगल आपको पॉजिटिव पे मिलेंगे। मगर यहाँ आके सिनेरियो बदल जाएगा, यहाँ सिर्फ जो पॉजिटिव होगा वो लिख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा।
बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा, सेक एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव, यहाँ लिख देता हूँ आर पॉजिटिव, याद रहे। अब देखो जब मैंने पॉजिटिव बता दिए तो नेगेटिव आप बता सकते हो ना, इधर कॉस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव में है। अच्छा, टेन क्या होगा, नेगेटिव, कॉट क्या होगा, नेगेटिव, और इसके अलावा सेक क्या होगा, वो भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव। बाकी साइन क्या हुआ, नेगेटिव, और इसके अलावा कॉस भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव, क्योंकि देखो ना एक्स और वाई नेगेटिव नेगेटिव है, अभी पढ़ाया था ना एक्स और वाई का रेशो। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, कॉस एंड सेक थीटा, आर पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी क्या होंगे, बाकी होंगे नेगेटिव। आई होप यह बात समझ आ गई हो, ठीक है। तो ये थे कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली ये चैप्टर को इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसमें मुझे लिखने में काफ़ी टाइम लगा और ऊपर से भी समझाने में भी टाइम लग गया। लेकिन मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी, आप भूलोगे नहीं। तो यही है कि भाई आप लोगों ने ना इन्हें अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इतनी मुश्किल ना रहे। तो यहीं तक रखते हैं। अच्छा, और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन मुझे लगता है यहीं तक में काफ़ी हो जाएंगे। डबल ट्रिपल ये ज़्यादा यूज़ होते हुए देखे हैं मैं, क्योंकि मैं पास पेपर सॉल्व करता हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा होता है क्या आ रहा है, तो मैं वही चीज़ करा रहा हूँ जो मेन है। अब ये चैप्टर कि कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में परेशान नहीं होगे। फॉर्मूले मैंने बता दिए सारे, कैसे सॉल्व होगा तरीका बता दिया, एक दो सॉल्व करके दिखा दिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दिया, रेशो समझा दिए, प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है समझा दिया। अब मुझसे कोई बच्चा बोले ये कहाँ यूज़ होता है प्रैक्टिकली, अब मैं बता तो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं बता सकता, बस ये है कि मुझे टाइम चाहिए होगा वो समझाने के लिए। तो समझाने के लिए टाइम लिया था ना शुरू में भी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में बच्चों ज़रूर याद रखना।